किसी समय शिवपुर नाम के एक खुशहाल गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। राजू की ईमानदारी के चर्चे दूर दूर तक थे। वो कड़ी मेहनत से कद्दू की खेती करता था और उन्हें मंडी में बेचने के बजाय खुद गांव-गांव जाकर गरीबों और आम लोगों को कम दामों में बेचता था। आज फसल बहुत अच्छी हुई है। शहर की मंडी में तो लोग लूट मचाते हैं, लेकिन हम अपने भाइयों को ताजी सब्जी सही दाम पर देंगे। क्यों, सही कहा ना? राम राम राजू भाई। अरे वाह, क्या कद्दू उगाए हैं, सोने की तरह चमक रहे हैं। राम राम साहब, कहिए क्या काम है? भाई, मैं शहर के सबसे बड़े सेठ करोड़ी मल का मैनेजर हूँ। हमारे सेठ जी को हजारों कद्दू चाहिए। तुम ये दर दर भटकना छोड़ो, पूरा खेत हमें बेच दो। मुंह मांगी कीमत दूंगा। माफ करना साहब, मैं दलालों को माल नहीं बेचता। मंडी में जाते ही ये सब्जियां महंगी हो जाती हैं और गरीब आदमी के थाली से दूर हो जाती हैं। मैं खुद बेचूंगा। अरे भाई, पैसे की अहमियत समझो। मेहनत कम होगी, पैसा ज्यादा मिलेगा, सोच लो। साहब, किसान की मेहनत का फल संतोष होता है, लालच नहीं। नमस्ते। राजू बंसीलाल को मनाकर आगे बढ़ गया। चलते चलते अंधेरा हो गया। रास्ते में रामपुर गांव पड़ा। राजू और उसके बैल थक चुके थे। अंधेरा बहुत हो गया है, अब आगे जाना ठीक नहीं। कहीं रात बिताने की जगह ढूंढनी होगी। कौन हो भाई? इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? हुजूर, मेरा नाम राजू है, शिवपुर से आया हूँ। रात ज्यादा हो गई है, अगर आज रात बैलगाड़ी खड़ी करने की जगह मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अरे, तुम तो अतिथि हो। आओ आओ, अंदर आओ। मेरा आंगन बहुत बड़ा है। गाड़ी यहाँ लगा दो और तुम अंदर मेहमान खाने में विश्राम करो। बहुत बहुत धन्यवाद हुजूर, आप तो भगवान के बंदे निकले। ठाकुर बहुत ही चालाक था। उसने राजू से बातों बातों में सब जान लिया कि वो दलालों को माल नहीं बेचता। राजू, तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। आजकल के किसान तो बस पैसा देखते हैं, पर तुम समाज का भला सोच रहे हो। बहुत खूब। बस हुजूर, ईश्वर की कृपा है। मैं चाहता हूँ हर गरीब को सस्ता भोजन मिले। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे आधे कद्दू कहाँ गए? ठाकुर बाहर आता है, गुस्से का नाटक करते हुए। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? हुजूर, मेरे आधे कद्दू चोरी हो गए हैं। रात को तो गाड़ी भरी हुई थी। क्या तुम मेरे घर में रहकर मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? नीच किसान, मैंने तुम्हें पनाह दी और तुम मेरी ही इज्जत उछाल रहे हो। नहीं हुजूर, मेरा वो मतलब नहीं था। निकल जाओ यहाँ से, वरना जेल भिजवा दूंगा। लगता है तुमने खुद कहीं बेच दिए और अब मुझे बदनाम कर रहे हो। गांव का बरगद का पेड़। मुखिया जी और ग्रामीण बैठे हैं। मुखिया जी, न्याय कीजिए। ठाकुर साहब ने मेरी मदद की, लेकिन सुबह मेरे आधे कद्दू गायब थे। जब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। ठाकुर भानु प्रताप पर आरोप लगाना गंभीर बात है, उन्हें बुलाया जाए। ठाकुर शान से आता है। मुखिया जी, ये किसान झूठ बोल रहा है। मेरे पास धन की कमी है क्या जो मैं इसके कद्दू चुराऊंगा? मेरे खुद के खेतों में इससे बड़े कद्दू उगते हैं। ठीक है ठाकुर साहब, अगर आपके पास अपने कद्दू हैं तो एक कद्दू मंगवाइए। हम राजू के कद्दू और आपके कद्दू की तुलना करेंगे। ठाकुर का आदमी एक कद्दू लाता है। राजू की गाड़ी से भी एक कद्दू निकाला जाता है। ये हमारे गांव के विशेषज्ञ वैद्य जी हैं। ये मिट्टी और फसल की गंध से बता सकते हैं कि फसल किस खेत की है। मुखिया जी वैद्य जी को इशारा करते हैं। मुखिया जी, ये क्या? ठाकुर साहब के कद्दू में तो बहुत ही खतरनाक जहरीला कीटनाशक है। इसे खाने वाला 10 मिनट में मर जाएगा। क्या? जहरीला? हाँ, और क्योंकि ये कद्दू ठाकुर के खेत का है तो इसका मतलब है ठाकुर लोगों को जहर खिलाना चाहते हैं। राजू के कद्दू तो शुद्ध हैं। ठाकुर साहब, अब तो आपको जेल जाना होगा, हत्या की साजिश के जुर्म में। ठाकुर डर के मारे कांपने लगता है और मुखिया के पैरों में गिर जाता है। नहीं नहीं मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये कद्दू मेरा नहीं है, ये राजू का ही है। मैंने रात को अपने आदमियों से इसके कद्दू चुराकर गोदाम में छिपा दिए थे। ये जहरीला नहीं है, मुझे बचा लीजिए।
पकड़े गए ठाकुर साहब। ना तो ये कद्दू जहरीला था और ना ही वैद्य जी को कोई गंध आई थी। ये तो बस आपको सच उगलवाने का एक नाटक था। मुखिया जी ने ठाकुर पर भारी जुर्माना लगाया और वो पैसा राजू को दिलवाया। साथ ही बंसीलाल दलाल को भी गांव से बाहर निकाल दिया गया। राजू, तुम्हारी ईमानदारी की जीत हुई। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। धन्यवाद मुखिया जी। अब मैं सुकून से ये कद्दू अपने भाइयों तक पहुंचा पाऊंगा। लाठीपुर, एक छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत गांव, जहां सुबह की धूप भी सोने की तरह चमकती थी और रात की ठंड हड्डियों में उतर जाती थी। लेकिन एक साल ऐसी ठंड पड़ी जिसने हर इंसान की परीक्षा ले ली। ठंड ने सिर्फ लोगों को नहीं जमाया बल्कि किसी के दिल को भी पिघला दिया। ये कहानी है धर्मवीर की, उसके लालच की और उस सीख की जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। गौरी, जल्दी कर, खाना बांध दे, खेत में देर हो जाएगी। बस आ रही हूँ। आज तुम्हारी पसंद की मूली की सब्जी बनाई है। वाह, आज तो मजा आ जाएगा। धर्मवीर, उसकी पत्नी गौरी और 9 साल का बेटा देवांश तीनों प्यार से रहते थे। धर्मवीर खेती से घर चलाता था और इंसान अच्छा था, पर थोड़ा लालची भी था। अरे धर्मवीर, आज देर हो गई खेत जाने में। हाँ भाई, गौरी ने खाना बड़े प्यार से पकाया था इसलिए देर हो गई। हम तो बस ठंड की बात कर रहे थे। कहते हैं इस बार खून जमा देने वाली ठंड पड़ेगी। पिछली बार याद है 6 लोग मर गए थे। अरे हर साल ठंड गिरती है, इतना डरने की क्या बात। लेकिन दोनों दोस्त सच में डरे हुए थे और धर्मवीर हंसकर आगे बढ़ गया, पर उसे पता नहीं था ये बात उसके दिमाग में एक लालच का कीड़ा डालने वाली थी। अगर इस बार ठंड बहुत गिरेगी तो सबको आग जलाने के लिए लकड़ियां चाहिए होंगी। अगर मैं अभी जंगल से सूखी लकड़ियां जमा कर लूं और ठंड पड़ते ही बेचूं तो खूब पैसा आएगा, बहुत सारा। यहीं से शुरू हुआ धर्मवीर का लालच। गौरी सुनो, इस बार जबरदस्त ठंड पड़ेगी। मैं जंगल से ढेर सारी सूखी लकड़ियां काट कर लाऊंगा और ठंड शुरू होने पर बेचूंगा। विचार तो अच्छा है, आपका दिमाग तो बड़े तेज चलता है। लेकिन किसी को बताना मत, वरना सारा प्लान खराब। अरे मैं किसी से बोलूंगी ही नहीं। और फिर शुरू हुई धर्मवीर की लकड़ी जमा करने की सेना। अभी से ही ठंड लगने लगी है। अरे तू तो वैसे भी 10-15 दिन में एक बार नहाती है। हाँ, पर मैं फिर भी तुझसे सुंदर हूँ। गांव की औरतों के झगड़े किसी मनोरंजन से कम नहीं थे। धीरे धीरे रोज इतने लकड़ी क्यों काट रहा है तू? गौरी रोज पकवान बनाती है, चूल्हा ज्यादा जलता है भाई। पहली बार सुना कि गौरी को इतना पकाने का शौक है। दोस्तों को शक तो हुआ, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद गांव में ठंड ने आतंक मचा दिया। धर्मवीर ने घर के बाहर बोर्ड लगाया, सूखी लकड़ी 30 रुपए किलो, और उसके चेहरे पर लालच का उजाला चमकने लगा। अरे खुद जंगल से सूखी लकड़ियां काट लेंगे, इस धर्मवीर को क्यों पैसे दें? धर्मवीर को ये पता चला तो वो घबरा गया। उसे अपनी कमाई डूबती दिखने लगी। रात में अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई, ऐसी बारिश जिसने पूरे जंगल को भिगो दिया। गांव वाले एक भी सूखी लकड़ी नहीं काट पाए और उधर धर्मवीर की आंखों में चमक। कृपया कीमत मत बढ़ाइए, गांव वाले गरीब हैं। मुझे किसी की चिंता नहीं, अब 60 रुपए किलो बेचूंगा। गौरी के मन में डर बैठ गया था। उसे लग रहा था ऊपर वाला सब देख रहा है। बेटा, ठंड से मर जाऊंगी, थोड़ी लकड़ी दे दे, पैसे नहीं है। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, जाओ यहाँ से। ये धर्मवीर की सबसे बड़ी गलती थी, जिसका फल उसे जल्द ही मिलने वाला था। अगली सुबह धर्मवीर बाहर गया था। घर में सिर्फ गौरी और छोटा देवांश था। ठंड बहुत थी। देवांश मासूम था
उसने घर में रखी सूखी लकड़ियों में आग लगा दी। देवांश, दरवाजा मत खोल, आग लग गई है। आग तेजी से फैल गई। गांव वाले मदद करने नहीं आए, लेकिन भगवान ने किसी तरह देवांश को बचा लिया। अचानक जोरदार बारिश हुई और तेजी से बरसते पानी ने आग बुझा दी। गौरी, देवांश, तुम लोग ठीक हो? ठीक है, लेकिन हमारा घर सब जल गया। ये सब आपके लालच के कारण हुआ। धर्मवीर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसका लालच ही उसके घर को खा गया था। उसने बहुत पैसा कमाया, लेकिन उसका बच्चा मरते मरते बचा। गौरी, मैं गलत था। आज से मैं 1 किलो लकड़ी भी नहीं बेचूंगा। सारी लकड़ियां गांव में मुफ्त में बांटूंगा। भगवान ने मेरा बच्चा बचा लिया। अब मैं किसी गरीब को कष्ट नहीं दूंगा। घने जंगल में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही थी। हर तरफ बस पानी ही पानी था। पेड़ों की टहनियां झुकी हुई थीं और जानवर अपने अपने घरों में सिमटे बैठे थे। इसी जंगल में रहती थी सुधा मौसी और उसकी प्यारी दोस्त टिंकू चिड़िया। टिंकू बेटा, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब तो आसमान भी थक गया होगा। हाँ मौसी, 3 दिन से सूरज का चेहरा भी नहीं देखा। सब जानवर परेशान हो गए हैं। कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है? मैं जाकर देखती हूँ, शायद किसी को मदद की जरूरत हो। सावधानी से जाना बेटा, ये बारिश बहुत तेज है। चिंता मत करो मौसी, मैं जल्दी लौट आऊंगी। टिंकू अपने पंख फड़फड़ाते हुए बारिश के बीच उड़ चली। थोड़ी ही दूर गई थी कि उसे एक छोटा सा बकरी का बच्चा नजर आया, जो ठंड से कांप रहा था और बारिश में भीग रहा था। अरे, ये तो बकरी का बच्चा है। कितना भीग गया है बेचारा। लगता है ये रास्ता भूल गया है। टिंकू उसके पास जाने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर एक पेड़ के पास खड़े भेड़िए पर पड़ी। वो बड़ा अजनबी लग रहा था। ए भेड़िए, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। सही पहचाना चिड़िया, मैं इस जंगल का नहीं हूँ। बस गुजरते गुजरते बारिश में फंस गया। जब बारिश थम जाएगी तो तुम चले जाओगे ना? हाँ, जैसे ही बारिश रुकेगी मैं चला जाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना कि किसी को कोई नुकसान न हो। टिंकू अब उस बकरी के बच्चे के पास पहुंची। प्यारे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरा नाम गोलू है। मैं खेलते खेलते बहुत दूर निकल आया और घर का रास्ता भूल गया। अरे रो मत, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ दूंगी। माँ ने कहा था बाहर मत जाना, पर मैंने बात नहीं मानी। माँ की बात हमेशा माननी चाहिए गोलू। चलो अब मेरे साथ चलो। कुछ दूर चलने के बाद टिंकू ने देखा सामने से एक बकरी दौड़ी चली आ रही थी। वही गोलू की माँ थी। गोलू, मेरे बच्चे, कहाँ था तू? माँ, माफ कर दो, अब कभी नहीं भटकूंगा। टिंकू चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक बारिश बंद ना हो जाए इसे बाहर मत निकलने देना। हाँ बिल्कुल नहीं। टिंकू लौटकर सुधा मौसी के पास पहुंची और सारी बात बताई। अच्छा किया बेटा, लेकिन वो भेड़िया कौन था? कहता था बारिश थमने के बाद चला जाएगा। मुझे उस पर कुछ शक सा लग रहा है। अगले दिन सूरज की पहली किरण जंगल में चमकी, लेकिन खुशी के साथ आई एक और खबर। गोलू फिर से गायब था। टिंकू, जल्दी चलो, वो बकरी फूट फूट कर रो रही है। क्या हुआ मोनू? उसका बेटा गोलू फिर गायब हो गया है। क्या? चलो अभी उसके पास। टिंकू, मेरा बच्चा सुबह से नहीं मिल रहा। घबराओ मत, मैं ढूंढ लूंगी उसे। मैं पूरे जंगल में ढूंढ चुकी हूँ, कहीं नहीं मिला। मैं अभी जाकर देखती हूँ। टिंकू आसमान में उड़कर देखने लगी। अचानक उसकी नजर फिर उसी भेड़िए पर पड़ी। वो आराम से पेड़ के नीचे लेटा था। भेड़िए, तुमने उस बकरी के बच्चे को कहीं देखा है? नहीं देखा। तुम तो कह रहे थे बारिश थमते ही चले जाओगे, फिर अब तक यहीं क्यों हो? जब मेरा मन करेगा तब जाऊंगा। तुम तो ऐसे बोलती हो जैसे इस जंगल की रानी हो। मैं रानी नहीं, लेकिन सच्चाई जरूर देख सकती हूँ। मुझे तुम पर शक है। शक रखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
टिंकू ने ठान लिया कि अब वो इस बात की शिकायत जंगल के राजा वीर सिंह महाराज से करेगी। महाराज, एक अजनबी भेड़िया हमारे जंगल में घुस आया है। मुझे लगता है उसने बकरी के बच्चे को नुकसान पहुंचाया है। इसका मतलब वो भेड़िया सही कह रहा था। तुम हमेशा किसी न किसी पर शक करती रहती हो। महाराज, कृपया मेरी बात। चुप रहो, मुझे अब तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं। महाराज, ये वही चिड़िया है जो सबको भड़काती है। मैं तो उस बच्चे को सही सलामत वापस लाया था। टिंकू, तुम्हें सजा मिलेगी। सिपाहियों, पिंजरे में बंद करो इसे। महाराज, आप गलती कर रहे हैं। फैसला हो चुका है। टिंकू को पिंजरे में डाल दिया गया, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती। मोनू चिड़िया उड़कर सुधा मौसी के पास पहुंची। मौसी, शेर राजा ने टिंकू को बंद कर दिया है। मुझे तो शुरू से ही शक था उस भेड़िए पर। अब क्या करें? अभी कुछ नहीं, पहले उस भेड़िए पर नजर रखनी होगी। सुधा मौसी और मोनू ने देखना शुरू किया। भेड़िया दिन भर जंगल में घूमता, कभी खरगोश का मांस छीनता, सबको कहता मैं राजा का दोस्त हूँ, जो चाहूंगा वही होगा। मौसी देखो, वो गोलू के घर की तरफ जा रहा है। जल्दी करो, महाराज को बुलाओ। क्या वो मेरी बात सुनेंगे? जाओ मोनू, ये जंगल का सवाल है। मोनू उड़कर सीधा राजा के पास पहुंची। महाराज, जल्दी चलिए, बहुत जरूरी है। अब क्या हुआ मोनू? एक बार मेरे साथ चलिए, सब कुछ अपनी आंखों से देख लीजिए। ठीक है, चलो। राजा चुपके से पेड़ के पीछे छिप गए। उधर भेड़िया गोलू के पास पहुंचा। बहुत समय पहले हरे भरे खेतों और शांत नदी से घिरे एक गांव में दो भाई रहते थे, रामू और श्यामू। रक्त का रिश्ता एक था, मगर स्वभाव बिल्कुल अलग। रामू था मेहनती, धैर्यवान और गांव के सबका प्रिय। उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान रहती और हाथों पर पसीने की चमक। दूसरी तरफ श्यामू था आलसी, ईर्ष्यालु और लालची। उसकी आंखों में हर वक्त सिर्फ स्वार्थ और फायदा ही घूमता। गांव की सुबह का नजारा ही अलग था। कहीं पक्षियों की चहचहाहट, कहीं बैलों की गिनती, कहीं खेतों में हल चलने की आवाज। रामू हर रोज सूरज निकलने से पहले ही खेत में पहुंच जाता। हल चलाऊं, मिट्टी पलटूं, तभी तो अनाज उगेगा और घर का पेट भरेगा। वहीं दूसरी तरफ श्यामू अभी भी बिस्तर पर खर्राटे मार रहा होता। सूरज सिर पर चढ़ आता, मगर उसके सोने का आलम वही रहता। सुबह हो, सब लोग काम पर निकल गए। तुम कब उठोगे? घर में ना चावल हो, ना दाल। अगर अभी उधार न लाए तो शाम को बच्चों को क्या खिलाऊं? अरे तुम समझती नहीं हो, किस्मत में सुख लिखा है। मुझे रामू की तरह खटने की जरूरत नहीं, किस्मत से सब मिलेगा। यही फर्क था दोनों भाइयों के जीवन में। बॉडी, रामू चाहे कितना भी कड़ी मेहनत करे, हमें खाने को तो मिलता है, चैन मिलता है, मगर तुम्हारी हालत देखकर मन दुखी हो जाता है। श्यामू को समझाओ, मेहनत किए बिना घर नहीं चलता। क्या करूं बोई, रोज समझाती हूँ, मगर वो सुनता ही नहीं। उसे लगता है कि एक दिन अचानक किस्मत खुल जाएगी और सोना बरस पड़ेगा। दोनों औरतों की बातें जैसे दो जिंदगियों का आईना थी। एक दिन गांव के किनारे एक अजीब साधु आए। लंबी सफेद दाढ़ी, गेरुए वस्त्र, आंखों में तेज। गांव वाले इकट्ठा हो गए। बाबा, सुना है आपके पास अलौकिक शक्ति है। नहीं बापू, मैं तो भगवान का दास हूं, मगर हाँ, ईमानदार और मेहनती इंसान को आशीर्वाद दूं तो उसका जीवन स्वर्ण जैसा दमक उठता है।
रामू ने दूर से ही साधु को प्रणाम किया और श्यामू की आंखों में लालच की चमक झलक उठी। रामू साहस करके आगे बढ़ा। बाबा, मेरे जीवन में तकलीफ है मगर शिकायत नहीं। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी मेहनत बेकार न जाए। तू सच्चा मेहनती है। ये ले ये जादुई बीज, इसे ध्यान से बोना और संभालना। समय आने पर तेरे घर सुख आएगा। रामू कृतज्ञ होकर बीज लेकर लौट आया। लेकिन श्यामू दूर से सब सुन चुका था। अगर सच में बीज जादुई है तो वो सिर्फ मेरा होना चाहिए। रामू को क्यों मिले? रात के अंधेरे में वह रामू के घर चुपके से घुसा और बीज चुरा लाया। श्यामू ने अपने आंगन में बीज बो दिया, न पानी दिया, न देखभाल की, बस इंतजार करने लगा कि कब सोना बरसे। दूसरी ओर रामू ने बीज खोया तो मन दुखा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। बीज न सही, मेरा पसीना ही मेरा सबसे बड़ा बीज है। मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। वह वैसे ही खेतों में मेहनत करता रहा। कुछ दिन बाद श्यामू के आंगन में एक अजीब पौधा निकला। उसकी पत्तियां चमक रही थी और डालियों पर सोने जैसे बैंगन लटक रहे थे। अरे राम, ये कैसा पौधा है? हाँ, किस्मत खुल गई। अब मैं अमीर बनूंगा। श्यामू सोने जैसे बैंगन बाजार ले गया। लोग भीड़ लगाकर देखने लगे। ये तो सच में सोने की तरह चमक रहा है। श्यामू की झोली भरने लगी रुपयों से, मगर उसकी आंखों में और लालच जग उठा। रामू ने मेहनत की और श्यामू ने चोरी से फायदा उठाया। ये न्याय है क्या? नहीं भाई, ये तो सरासर अन्याय है। रामू की हालत बिगड़ती गई। फसल कमजोर निकली, दाम भी अच्छे न मिले। फिर भी उसने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। हे भगवान, मेरी मेहनत व्यर्थ न करना। एक शाम वही साधु फिर गांव में आए। उन्होंने सारी कहानी सुनी। आंखों में कठोरता छा गई। लोभ इंसान को विनाश की तरफ ले जाता है। ये बीज मैंने रामू की परीक्षा के लिए दिया था, मेहनती इंसान के लिए, और तूने चोरी की, लालच किया। साधु ने क्रोध से मंत्र बोला। श्यामू का पौधा सूख गया। सोने जैसे बैंगन एक एक कर गिरकर मिट्टी में धूल बन गए। नहीं, मेरा सब कुछ चला गया। तुम्हारे लालच ने हमारा सर्वनाश कर दिया। तूने हार नहीं मानी। भगवान तुझे दोगुना फल देंगे। कुछ ही समय बाद रामू की खेतों में सुनहरी फसल लहलहाई। उसके घर में सुख शांति छा गई। गांव वाले उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करने लगे। श्यामू शर्म से सिर झुका लिया। उसे समझ आया कि शॉर्टकट से सुख नहीं मिलता, और रामू ने साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। रश्मि अपनी मां सुमित्रा के साथ खेतों में खड़ी थी। सारी फसल तैयार हो चुकी थी। आधे खेत में धान बोया गया था और बाकी हिस्से में पत्ता गोभी, धनिया, मिर्च, टमाटर जैसी हरी सब्जियां। चलो बेटी, जितनी भी फसल हुई है उसका आधा हिस्सा बाजार में बेच देते हैं और आधा हम अपने खाने के लिए रख लेते हैं, वरना हम साल भर खाएंगे क्या? अगले दिन दोनों मां बेटी आधी फसल लेकर मंडी पहुंची।
मंडी में उन्हें उस फसल के सिर्फ 40 रुपए मिले। अरे भाई साहब, ये तो बहुत कम पैसे हैं। इससे ज्यादा तो फसल पैदा करने में लग गया हमारा। बहन जी, इस बार सरकार ने रेट बहुत कम कर दिए हैं। मैं आपको अपनी जेब से तो दे नहीं सकता। अब जो है वो रख लीजिए। अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें इन बेचारे की क्या गलती। जो मिल रहा है वो ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास तो अभी फूटी कौड़ी भी नहीं है। दोनों पैसे लेकर अपने घर आ गई। उनका घर बहुत साधारण था। अगली सुबह कुछ आदमी उनके घर पहुंचे। बहन जी, सुना है आपने फसल बेच दी है। अब जल्दी से हमारा सारा उधार चुका दीजिए। दोनों माम बेटी एक दूसरे को देखने लगी। सुमित्रा ने 30,000 रुपए निकालकर उस आदमी को दे दिए। अरे ये क्या पकड़ा रही हो बहन जी? आपको मालूम है ना कि पूरा साल खेती करने के लिए सारा पैसा मैंने ही आपको दिया था। चाहे पानी लगाना हो, खाद डालनी हो या बीज खरीदना, सब मिलाकर कुल 50,000 रुपए हुए थे। भूल गई क्या? भाई साहब, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन आपको भी खबर लगी गई होगी कि इस बार फसल के रेट बहुत कम मिले हैं। अभी इतना ले लीजिए, जल्द ही बाकी भी लौटा देंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को बहुत दिनों से जानता हूँ, इसलिए भरोसा कर लेता हूँ। पैसे देकर वो लोग चले गए। अब उनके पास सिर्फ 10,000 रुपए बचे थे। बेटी, खेती करने से क्या फायदा? हर साल कर्जा चढ़ जाता है, रेट अच्छे मिलते नहीं, मेहनत सब बेकार जाती है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास आधी फसल अभी भी है। खेती के अलावा कुछ और करेंगे। मैं कुछ सोच लूंगी। आज शाम चलिए चौराहे पर गोलगप्पे खाते हैं। शाम को दोनों माम बेटी चौराहे पहुंची, जहां नरेश नाम का गोलगप्पे वाला था। गांव वाले उससे गोलगप्पे खा रहे थे। माँ, गांव वाले तो बड़े चटोरे हैं, हर शाम यहाँ आ जाते हैं गोलगप्पे खाने। चलिए हम भी खाते हैं। दोनों गोलगप्पे खाने लगी। तभी कुछ गांव वाले बोले। सबने खाया और वाह वाह कर उठे। क्या स्वाद है बिटिया, मजा ही आ गया। धीरे धीरे सब रश्मि की दुकान पर आने लगे। नरेश की दुकान पर कोई नहीं जा रहा था। वो जलने लगा। इन दोनों ने मेरा धंधा चौपट कर दिया है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अगले ही दिन नरेश ने भी फ्राइड राइस बेचना शुरू कर दिया। उसने उसमें कुछ जड़ी बूटियां मिला दी, जिससे लोगों को उसका स्वाद अच्छा लगने लगा। रश्मि की दुकान पर अब गिनचने लोग ही आते। बेटी, हमारा तो धंधा चौपट हो गया। माँ, वो गांव से बाहर नहीं निकला, लेकिन मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैं YouTube पर कुछ देखती हूँ। रात में उसने सिजलर वाला पत्ता गोभी फ्राइड राइस देखा, लेकिन सिजलर लाने के पैसे नहीं थे। तो उसने देसी तरीका अपनाया। तवा गर्म किया, मंचूरियन बनाया, फ्राइड राइस और फिंगर चिप्स एक पत्ता गोभी के ऊपर रख दिए। सूंघकर गांव वाले खिंचे चले आए। अरे ये कैसी महक है, चलो रश्मि के पास चलते हैं। ये है सिजलर पत्ता गोभी फ्राइड राइस। इंडिया में बहुत कम लोग इसे बनाते हैं। हमने तो देखा है YouTube पर खाया कभी नहीं था। बहुत अच्छा बनाया है। अब उसकी दुकान फिर से चलने लगी। नरेश जलता रहा। 2-3 साल बीत गए। रश्मि ने एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया। एक दिन नरेश उनके पास आया। बहन जी, मेरी दुकान नहीं चल रही, आप मुझे नौकरी पर रख लो। ठीक है, हमें वैसे भी एक कर्मचारी की जरूरत है। और वहीं से नरेश ने उनके साथ काम शुरू कर दिया।